समय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अक्षय द्विवेदी। दोस्तों, बीते कुछ साल हम सभी की ज़िंदगी में काफ़ी क्रूशियल रहे हैं और काफ़ी यादगार रहेंगे, क्योंकि 2020, 21, 22 में हम सभी ने कोरोना महामारी का सामना किया, जहां हम में से ज़्यादातर लोग खुद को सेल्फ आइसोलेट कर रहे थे, अपनी और अपनी फैमिली की सेफ्टी का ख्याल रख रहे थे। वहीं हम में से कुछ फ्रंटलाइन वॉरियर्स ऐसे भी थे जिनके अथक प्रयासों के कारण हमारे देश का हेल्थ केयर सिस्टम किसी तरह संभला रहा। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन फ्रंटलाइन वॉरियर्स के बारे में सोच रहे थे और उनकी मदद करने के लिए अपनी स्वेच्छा से एक कदम आगे बढ़ा रहे थे। ऐसे ही एक यंग सोशल वर्कर हैं शिवम मिश्रा जी। शिवम जी ने कोरोना के टाइम में अपनी कोशिशों से फ्रंटलाइन वॉरियर्स की बहुत मदद करी, उन तक सैनिटाइज़र्स, मास्क जैसी चीज़ें पहुंचाईं और उनके इन्हीं प्रयासों के कारण हाल ही में उनको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज शिवम जी हमारे साथ हैं अपनी इसी जर्नी के बारे में बात करने के लिए। आइए बिना देर किए आपको मिलवाते हैं हमारे आज के अतिथि शिवम मिश्रा जी से। नमस्कार शिवम, बहुत बहुत स्वागत है आपका युवा समय में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यकीनन आप एक इंस्पिरेशन है हमारे सभी दर्शकों के लिए, सभी युवाओं के लिए, क्योंकि आपने ऐसे वक्त पर एक एफर्ट लिया है जब सब लोग बहुत डरे हुए थे, अपनी सेफ्टी का सोच रहे थे और अपनी खुद की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ ही एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी आपने लिया है। आप डेफिनेटली एक एग्जाम्पल हैं। तो आज हम डिटेल में जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने अपनी सोशल वर्क की जर्नी को शुरू किया। बट सबसे पहले आपके बारे में थोड़ा हम पूछेंगे कि आप पर्सनली क्या कर रहे हैं एकेडमिक्स में और आपकी फैमिली में कौन कौन है, तो किस तरह से आपने शुरू किया ये सारी चीज़ें। जी, सभी को नमस्कार। मैं शिवम मिश्रा नरसिंहपुर ज़िले के ग्राम चौरपठा से हूँ और वर्तमान में मैं अपनी एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ। और जैसे कि मैं बात करूँ, समाज सेवा के क्षेत्र में मेरी रुचि बचपन से ही रही है। मैं एक्चुअली, मेरा स्कूल जो था 20 किलोमीटर दूर था, तो मैं बस से यात्रा करता था स्कूल के बीच में। तो कई बार मैं देखता था कि बसों में भी जो हमारे दिव्यांग भाई लोग हैं वो बड़े परेशान होते थे। कई बार लोग उनको जगह देते थे, नहीं देते थे, खड़े रहते थे। तो मन में पता नहीं अलग से एक ऐसी फीलिंग्स आती थी कि मैं इनके लिए क्यों ना। तो मैं कई बार तो हम तो खड़े हो जाते थे, लेकिन क्योंकि हम स्कूल जाते थे तो हम भी कई बार खड़े होकर बसों में यात्रा करते थे। तो फिर एक जब ही से मन में लगता था, या हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं या ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, देखता था कि गर्मियों में धूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं लगातार। तो मन में एक आती थी कि यार क्या ये इंसान नहीं है, क्या इनके घर में फैमिली नहीं है जी? ये लोग भी हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, ये लोग भी लगातार सेवा करते हैं। तो ये बचपन से ही मेरा ऐसा शौक रहा है और मैं जो भी मेरे मन में जो रहता था और मैं अपने लिए दूसरों के लिए जो कर सकता था वो करता था। बहुत अच्छे, क्योंकि अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतने बिजी हो जाते हैं, हम सोच नहीं पाते कि हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। और आपके फैमिली में कौन कौन है, मैं जानना चाहूँगा। देखिए, मेरा एक छोटा सा परिवार है। मेरे पिताजी हैं, मेरी माताजी हैं, मेरे अंकल हैं, मेरी आंटी हैं जी, और मेरी सिस्टर हैं। तो हम लोग भी, जैसे अभी कोविड के टाइम पे मैं, सब लोग घर पे रहते थे तो मैं बाहर जाके लोगों की मदद करता था। तो मेरी बहन जो है मास्क बना के मुझे देती थी कि आप भी ये बाहर जा रहे हैं तो मैं बनाऊंगी तो आप उनको ले जाके दीजिए। ऐसे मेरी फैमिली वाले ही मुझे सपोर्ट करते थे। शुरुआत में तो उनको लगता था कि भाई कोविड में बच्चा बाहर जा रहा है, एकदम से ऐसी ऐसी खबरें आती थी अचानक से कि ये हमारे पड़ोस में इनका हो गया, उनका हो गया जी। और फिर मैं मदद करने के लिए जाता था तो मन में लगता था, लेकिन जब मैं दूसरों की मदद करता था तो मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी अच्छा लगता था कि नहीं, एक अच्छा काम ये कर रहा है। तो घर से पूरा सपोर्ट रहा है शुरुआत से ही, जिसके कारण मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। वाह। पहली बार आपको कब ख्याल आया कि आप अपने एकेडमिक्स और अपनी खुद की पर्सनल करियर और इन चीज़ों को एक तरफ रखकर आप सोशल वर्क में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं? जी, मैं जैसे ही मेरा 12th कंप्लीट हुआ था, उसके बाद एक कोर्स होता है BSW, बैचलर इन सोशल वर्क। उसमें हमारे मध्य प्रदेश शासन एक कोर्स कराती जन विज्ञान परिषद के माध्यम से जी। वो जो कोर्स होता है वो डिस्टेंस लर्निंग का होता है। अच्छा। तो उसमें आप संडे टू संडे उसमें क्लास लगती है। अच्छा। तो जब मुझे इस बारे में पता चला तो फिर मैंने उसमें एडमिशन लिया। तो संडे टू संडे में क्लास जाता था, वहाँ हमको सिखाया जाता था सोशल वर्क कैसा करना है, NGOs क्या होते हैं, कैसे वो मदद करते हैं। तो ये सब चीज़ें फिर मुझे वहाँ से याद आया। फिर जैसे स्वच्छता को लेके फिर हमने काम किया जिला प्रशासन के साथ मिलके।
फिर जी। ऐसे कड़ी बनती गई, फिर जो सामाजिक कार्य हैं उसमें मेरी रुचि धीरे धीरे बढ़ गई। वाह। अक्सर हम देखते हैं कि 11th-12th में जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, सोचते हैं कि 12th के बाद उनको इंजीनियरिंग करनी है या मेडिकल में जाना है। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि क्या मैं अपने करियर के बारे में कम सोच रहा हूँ और सोसाइटी के बारे में ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, कहीं इसका मुझे कुछ एडवर्स इफेक्ट ना मिले? जी, ये तो लगता था, मुझे भी लगता था, पहले मेरी फैमिली को भी लगता था कि ये बच्चा इसकी फील्ड क्या है, समाज क्षेत्र में जा रहा है। लेकिन फिर मैंने ध्येय देखा कि जो बच्चे जॉब भी करते हैं तो उनका भी उद्देश्य आखिरी में यही है कि समाज का कल्याण हो, हर जन का जी। कल्याण हो, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का कल्याण हो, और वो जी। काम हम कर रहे हैं। और इसी काम को लेके फिर मेरे मन में ये इंटरेस्ट आया कि देखिए करना तो समाज कल्याण ही है। जी। अब आप उसके अलग माध्यम हो सकते हैं, कोई उसको जॉब की तरह ले रहा है, कोई उसको अपने किसी का शौक है उसको शौक के रूप में कर रहा है। तो ये मेरा इंटरेस्ट शुरू से रहा है और मैं इसको आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने जैसा बताया BSW का कोर्स आपने 12th के बाद शुरू किया और आप नरसिंहपुर को बिलोंग करते हैं, तो आप फुल टाइम BSW का कोर्स कर रहे थे और साथ में फिर आपने अपना सोशल वर्क शुरू करा? जी, ये जो कोर्स होता है सर, ये डिस्टेंस लर्निंग का होता है। ये अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार कराती है युवाओं को। जी। ये संडे टू संडे इसकी क्लास लगती है, BSW MSW। अच्छा। तो इसमें मेरा एडमिशन हुआ। ऐसे मेरे साथ में और भी कई युवा जुड़े, तो उनको ये सब चीज़ें बताई जाती हैं, उनको प्रशासन के साथ जोड़ा भी जाता है। अच्छा, अच्छा। ये संस्था है जन अभियान परिषद, जी। ये उनको जोड़ते हैं। ऐसे ही एक संगठन है NYKS, में NYKS से जुड़ा, और NYKS जो है केंद्र सरकार भारत सरकार का एक उपक्रम है। जी। वो भी जो युवा मतलब पढ़ाई से छूट गए हैं उनको कैसे जोड़ना है, ये सरकार का एक उपक्रम है, तो उसके माध्यम से भी युवाओं को जोड़ा जाता है। ऐसे कोई संगठन है जो लोगों को लेके चलते हैं, रेड क्रॉस हुआ, ये लोग देख लेते हैं कि हाँ भाई ये बच्चे के इसमें इंटरेस्ट हैं, तो फिर उनको लेके वो कार्य करते हैं। वाह। जैसा हम जानते हैं कि नेहरू युवा केंद्र एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही अच्छा संगठन है जहां युवा जुड़ के अलग अलग सोसाइटी के तबकों में अपनी हेल्प, अपनी तरफ से एफर्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो किस तरह से नेहरू युवा केंद्र से जुड़ने के बाद आपको मदद मिली, आपको आपके नेटवर्क बढ़ा, इस बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा मैं। देखिए, नेहरू युवा केंद्र एक बहुत बड़ा और बहुत ही युवाओं के लिए बहुत अच्छा संगठन है। इसके माध्यम से मुझे NIC कैंप करने का मौका मिला, एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेके। हमको पहला कर्नाटक में हमारा कैंप हुआ, वहाँ हमने जाके वहाँ की वेशभूषा, वहाँ के खान पान, वहाँ के लोगों का कैसी, वहाँ की क्या चीज़ दिनचर्या रहती है, क्या वहाँ की संस्कृति है, इसके बारे में जाना, और भी लोगों से नए नए आइडियाज़ मिले। उसके बाद हमने हमारा दूसरा NIC नेशनल इंटीग्रेशन कैंप हुआ, जो गांदरबल जम्मू कश्मीर में हुआ। और आज़ादी के बाद हम लोग गए, पहली बार हम कश्मीर गए, तो शुरुआत में सबको ये चिंता लग रही थी, वही कश्मीर के बारे में बहुत कुछ ऐसा सुना था। लेकिन जब NIC कैंप के माध्यम से गए तो वाकई में वहाँ एकता का हमको एक देखने को मिल गया। पंजाब से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, कर्नाटक से, हर जगह के लोग, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के लोग वहाँ पहुँचे थे। हमारे कन्याकुमारी के लोग भी वहाँ पहुँचे, क्योंकि कन्याकुमारी का वेदर अलग है और कश्मीर का एकदम अलग है जी। लेकिन वहाँ ऐसा लग नहीं रहा था। सब लोगों ने मिलके आपस में, हम लोग बैठ के रात में खाना खाते थे, लोगों के बारे में चर्चा करते थे, उनका यहाँ कैसी संस्कृति है, वहाँ का खान पान कैसा है, वहाँ के नृत्य कैसे हैं, ये सब चीज़ें जुड़ी। तो एक बहुत ही अच्छा अनुभव हमारा रहा, और मैं चाहता हूँ कि युवा जरूर ऐसे संगठनों से जुड़ना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक सेल्फ मोटिवेशन कहीं ना कहीं आपका ज़रूर रहा है आपके सारे एफर्ट्स में, आपके सारे कार्यों में, कि खुद से आपने आगे बढ़ के एक कदम उठाए हैं। भले ही बात हो, जैसा कि मैं जानता हूँ नरसिंहपुर में आपने स्वच्छता के लिए एक अभियान शुरू किया था, तो उसमें आपको काफ़ी सफलता मिली, काफ़ी रिकग्निशन मिला। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, 2015 के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक उद्देश्य ले लिया कि हर गांव में शौचालय बनेगा, स्वच्छ भारत अभियान उन्होंने चलाया जी। तो जब इसको लेके हमारे गांव में भी लोग बड़े उत्साहित थे कि ये क्या अभियान है। फिर हमारे पास लोग आए, कुछ उन्होंने बताया कि भाई आपके गांव में लोग खुले से में जा रहे हैं शौच के लिए। तो फिर एक टीम आई, फिर हमारे जो जिला प्रशासन ने, उन्होंने कहा कि हमको कुछ ऐसे युवाओं की ज़रूरत है जो ग्रामीणों को प्रेरित कर सकें। जी। तो मैंने कहा कि सर मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो हमारे जैसे कुछ युवाओं को उन्होंने ट्रेनिंग दी कि कैसे लोगों को बिहेवियर चेंजेस पे बताना है। जी। फिर हम लोगों की एक टीम बनी। फिर हम लोग गांव में सुबह जाते थे 5-6 बजे, और वहाँ जाके लोगों को प्रेरित करते थे कि भाई आपके घर में शौचालय नहीं है तो आप उसको बनवाइए। जिसके और मैं देखता था कई लोगों के घर में शौचालय पहले से बने हुए थे, अच्छा, लेकिन लोग उसका उपयोग नहीं कर रहे थे, उसमें कंडे वगैरह रखे थे उनने। राइट। तो फिर हम लोगों ने उनसे पूछा, तो बोले कि साहब हम तो बहुत पूर्वजों के समय से हम लोग बाहर ही जाते हैं और ये सब है,
फिर हमको जो ट्रेनिंग उन्होंने बताया था कि भाई इसके कैसे जो बाहर में सोच करते हैं उसमें मक्खी बैठती है, फिर वो मक्खी घरों में जाके खानों पर बैठती हैं, फिर उसमें कैसी बीमारियां होती हैं। तो फिर हमने लोगों को इसके बारे में जागरूक किया और फिर लोग माने, और जहाँ थोड़ी प्रॉब्लम्स थी तो जिला प्रशासन हमारे साथ था और सब लोगों ने मिलकर प्रयास किए, तो मध्य प्रदेश का पहला ब्लॉक चावड़पाठा बना जो ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया था। अरे वाह, क्या बात है। यानी कि एक सोच में बदलाव करने की बहुत ज़रूरत है और सोच को ही आपको बेसिकली टारगेट करना रहा। क्या आपको चैलेंजेस आए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग जो धारणा बना के रख लेते हैं उसको बदलना मुश्किल हो जाता है। आपको इस तरह के कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े? देखिए, चैलेंजेस तो हर जगह रहते हैं जी। जब मैं कोविड में एकदम से कोविड आया तो अब हम लोगों को पता नहीं था कि कोविड महामारी क्या होती है जी। सैनिटाइजर्स एकदम से लोगों ने कई बार सुने, पहली बार। फिर जैसे जैसे लॉकडाउन लग गया तो बड़ा चैलेंज आ गया कि भाई जो लोग दिन में कमाते थे उनके पास खाना नहीं था। अब सब लोग घरों में थे, हम भी घर में थे, तो पता चलता था, मैसेज आता था फिर कि भाई इन लोगों ने खाना नहीं खाया, तो फिर एक मन में लगता था। तो हम लोगों ने फिर ऐसा प्रयास किया। लेकिन ये है कि चुनौती जो आती है तो फिर कुछ ना कुछ समाधान भी अपने साथ लाती है, तो लोग हम ऑटोमेटिक जुड़ते गए कि नहीं यार ये बच्चा काम कर रहा है, इसको सपोर्ट करना चाहिए। तो हमारे गांव के लोग, हमारे जिले के लोग, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम ऐसे लोग थे जो मदद कर रहे थे, तो उन सब के साथ जुड़ के और फिर ऐसी समस्याओं का समाधान हमने बड़े आसानी से निकाला। लोग जुड़ते ही गए और कारवां बनता गया। क्या बात है। कोई ऐसा आपको किस्सा कोई याद हो जब आप फील्ड पे काम कर रहे थे कि कोई यादगार किस्सा रहा हो, किसी से आपकी मुलाकात हुई हो या कुछ चैलेंज आपने ऐसा फेस किया हो? देखिए, कोविड के टाइम पे बड़े अनुभव रहे हैं, कुछ खट्टे कुछ मीठे। एक ही अनुभव था हमारा कि कोविड के टाइम पे चूँकि हमारे नरसिंहपुर ज़िले में उतनी स्वास्थ्य सुविधाएं थी नहीं। हाँ जी। तो अब एक पेशेंट था, उसको जबलपुर शिफ्ट करना था। अच्छा। एम्बुलेंस भी उस समय बड़ी मुश्किल से मिल पा रही थी। अच्छा। तो फिर उस टाइम पे ऐसा था कि मैंने सबके नंबर्स ले लिए थे, कहीं डीएम हो चाहे कोई हो, एमएलएज हो, तो मैं फिर कोऑर्डिनेट करता था खुद। तो मैं खुद ही फिर सबसे बात करता था। वैसे तो मैंने कभी सोचा नहीं था, तो जो भी जिससे बनता था मैं सबको कॉल लगा देता था। फिर मैंने एक जब अचानक से उनकी एम्बुलेंस एक जगह फंस गई, वो बीच रास्ते में ख़राब हो गई, तो फिर मैंने कहा अब क्या करें। फिर वो वहाँ से बता रहे थे इसकी सर ऑक्सीजन कम बचा हुआ है। फिर मैंने फ़ोन पे बात की, तो वहाँ का कोई लोकल बंदा, सोशल मीडिया पे मैंने डाला तो वो पहचान का निकल गया। तो उसने कहा कि सर मैं मदद कर सकता हूँ, मैं अपनी गाड़ी से उनको वहाँ तक शिफ्ट कर सकता हूँ। अच्छा। तो वो किस्सा मुझे आज भी याद है कि वो कोई बच्ची थी, बहुत कम एज थी उसकी, उसको फिर हमने शिफ्ट किया और वो बच्ची ठीक होकर भी आ गई। वो बच्ची आज भी मुझसे कनेक्टेड है और वो कहती कि सर कोविड में आप मुझे क्या मदद की। तो वो किस्सा मुझे बड़ा दिल के करीब है। कैसा लगता है जब ऐसा कुछ देखने मिलता है, आपके एफर्ट्स का नतीजा, किसी की जान बचाना अपने आप में, ये तो सीधा सीधा जान बचाने वाला काम हुआ। कैसा लगता है आपको, कैसा महसूस होता है जब ऐसा कुछ सामने से दिखता है एग्जाम्पल? वो तो उसको व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन वो फीलिंग्स जो होती हैं लोगों की, लोग कहते हैं कि सर आपने कोविड में काम किया। अब वो लोग मुझे बता देंगे सर उस समय ऐसा करते थे। लोगों से मेरी बात होती थी अचानक, आज भी लोग कनेक्टेड हैं। हमारी पूरी टीम ही बन गई कोविड की, कोविड वॉरियर्स करके। इस बारे में मैं थोड़ा आपसे डिटेल में जानना चाहूँगा कि आपने जो कोविड के वक्त में ख़ास तौर पे काम किया है, मास्क का, सैनिटाइजर्स का, और जो आपके आइडियाज़ रहे हैं, इस बारे में थोड़ा आप डिटेल में बताएं। जैसे ही कोविड लॉकडाउन लगा तो सब लोग अपने घरों में हो गया, मैं भी अपने घर में हो गया था जी। फिर लगातार नई नई चुनौतियां आती गईं। फिर देखा कि जो कोविड वॉरियर्स हैं, हमारे पुलिसकर्मी थे, बाकी हम लोग घर में थे, लेकिन हमारे जो पुलिसकर्मी थे, हमारे डॉक्टर्स थे जी, वो फील्ड पे थे, वो लगातार सेवा कर रहे थे। तो एक मन में भी ये भी प्रश्न आता था कि क्या इनकी फैमिली नहीं है जी, क्या इनके परिवार वाले नहीं है, क्या ये इंसान नहीं है, ये भी तो मेहनत कर रहे हैं, कहीं हमारे ही बीच के हैं, हमारे ही बीच के हैं। भाई हमको सैनिटाइजर की जरूरत है, इनको नहीं है की जरूरत। लोग खाई रहते, लोग कंज्यूम करके रख रहे थे कि भाई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रख लेते थे लोग। जी, भाई दूसरे की जरूरत है वो अपने लिए रख रहे थे कि भविष्य में कहीं जरूरत ना पड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ऑक्सीजन रख लेते थे लोग। तरह तरह की ऐसी चीजें सुनने में आती थी उस वक्त। तो फिर मेरे मन में आया कि इनके लिए क्यों ना कुछ किया जाए। तो फिर मैंने सोचा, तो एक हम लोगों ने ऑटोमेटिक सैनिटाइजर चैम्बर तैयार किया मैंने, और ऑनलाइन सर्च किया। फिर कुछ युवा थे दिल्ली के NIT के, वो उनका एक आइडिया था, वो फिर मैंने इंटरनेट से उसको निकाला और मेरे जो गांव में मिस्त्री थे उनसे मैंने संपर्क किया। मैंने कहा देखिए आप ये नेट पे ऐसा डला हुआ आइडिया, इसको अपन को बनाना है। तो बोले कि ठीक है सर हम बना देंगे।
जी। तो बजट की फिर बात आई, तो फिर मैंने देखा पॉकेट मनी में जो कुछ पैसा था मेरा, मैंने निकाल के सब उसमें जी। दे दिया उन्हें। तो फिर जो बनाने वाले थे वो भी बोले कि सर जब आप इतना कर रहे हैं तो मैं अपना पैसा नहीं लूँगा, आप तो केवल सामान ला के मुझे दे दीजिए, हाँ जी। मुझसे जो होगा मैं करूँगा। वाह। तो मतलब ये है कि आज सब लोगों का उसमें सहयोग था। फिर हमने वो मशीन बना के उनको दी, पुलिस कर्मियों को दी। मैं जब उनके पास जाता था तो उनको लगता था कि बच्चा कैसे आ गया अच्छा। उनके पास में, क्योंकि सब लोग घर में थे, सबको डर लग रहा था। सही बात मैंने है। कहा सर कुछ भी हो हम आपको ये चैम्बर उनको दे के आए, उनको फिट करके उनको चालू करके आए। तो इसके थ्रू आप सैनिटाइजर्स उनको प्रोवाइड कर रहे जी, थे? सैनिटाइजर्स, मास्क भी बनाते थे। मेरी सिस्टर बनाती थी घर पे मास्क, वो देती अच्छा। थी कि आप जब जाएं तो उनको दे के आइएगा। जैसे अच्छा। खाना वगैरह की व्यवस्था होती थी वो हम लोग कोशिश करते थे, कहीं कोई बच रहा है तो वहाँ से लेके, या कहीं मंदिर पे किसी को भेज दें, कोई भूखा है तो उसकी व्यवस्था कर दें। तो इसके लिए फिर हमारा जिला प्रशासन ने भी हमारा सहयोग किया कि भाई तुम कहीं, क्योंकि उस समय पे जाने आने के लिए बड़ी पाबंदी थी। हाँ जी। तो फिर हाँ वो भी जी। हमको परमिट करते थे कि आप जाइए, खाना देने के लिए जा रहे हैं, या किसी हम्म। को मान लीजिए ब्लड की ज़रूरत होती थी, कोई डोनर कोविड में कोई ब्लड जी। देने के तैयार नहीं था, प्लाज्मा की बात आई बीच में, एक तो एकदम लोग नहीं थे, तो हम लोगों ने ऑनलाइन ग्रुप बनाया उसके माध्यम से। फिर ऐसे ही एक हमने की मशीन हमारे स्वास्थ्य केंद्र को दी सास की, उसमें हाथ धोने का बड़ा उस समय चल रहा था कि हाँ लोग जी। हाथ धोएं हाइजीन को लेके। तो हमने ऑटोमेटिक पैडल हैंड वॉश मशीन बनाई, वो भी मैंने अच्छा। इंटरनेट से आइडिया निकाल के, वाह। और वो हमने तैयार करके फिर हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र है सास की, वहाँ जी, पे जाके जी। उनको डोनेट की। फिर जैसे ही अनलॉक बंद हुआ तो हमारे बोर्ड की एग्ज़ाम शुरू हुए बच्चों के, तो फिर बच्चे एकदम से आना शुरू हुए। तो फिर मुझे बच्चों को लेके बड़ी चिंता हुई कि जी। बच्चे आ रहे हैं, इनके लिए भी कुछ करना है। फिर मैंने एक मशीन और पैडल वाली बना के वो स्कूल में, हमारे सरकारी स्कूल में उसको डोनेट करी। वाह। ये चीज़ मतलब मैं देख रहा हूँ कि आपने कहीं और नहीं, अपने आसपास की ही प्रॉब्लम्स को देखने की कोशिश करी, और जो साधन आपके हाथ में थे, जैसे इंटरनेट आजकल हम सभी के हाथ में है, लेकिन उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इस बारे में आपने सोचा। बहुत अच्छी चीज़ है। और जैसे आपने फिर नेहरू युवा केंद्र ज्वाइन किया, और उसके थ्रू आपने अपना और सोशल नेटवर्क बढ़ाया, और अब जैसा हम देख सकते हैं, हम अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे कि ये सर्टिफिकेट आपको मिला है, नेशनल यूथ अवार्ड, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार हाल ही में आपको मिला है, और इस तरह से आपको कई और सम्मान भी मिल चुके हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरह फिर आपको ये अवार्ड तक आप पहुँचे, और आपको कैसा महसूस होता है जब आपको इस तरह से रिकग्निशन मिलता है आपकी कोशिशों के लिए? देखिए, ये जो अवार्ड है मैं कहूँगा एक मेरा अवार्ड नहीं है, ये अवार्ड उन सभी का है जिन्होंने मुझे सहयोग किया, जिन लोगों को एक आशा बनी थी, कोई प्यासा था, कोई भूखा था, उन तक एक मैं माध्यम बना जी। तो मैं उन सभी को ये अवार्ड समर्पित करूँगा। मेरी फैमिली, मेरे साथी लोग जो थे, उन लोगों ने, जो भी लोग मेरे इस अभियान में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी थे, उन सभी लोगों को मैं समर्पित करूँगा। और वास्तव में अवार्ड कोई मतलब व्यक्ति का नहीं होता जी, इसमें सभी का सहयोग है। बिल्कुल। और मैं बिल्कुल सबका इसमें मानता हूँ, और ऐसे इसलिए मैं भविष्य में भी कोशिश करता हूँ कि और अच्छा कैसे कर सकूँ। और आप जैसे नेहरू युवा केंद्र से जुड़े, तो आपको और ऐसे कई आपके जैसे सोच रखने वाले लोग मिले होंगे जिनके साथ आपने और फिर काम किया, और इसके अलावा भी नेशनल यूथ अवार्ड के अलावा भी आपको कई सम्मान पहले मिल चुके हैं। तो थोड़ा मैं जानना चाहूँगा कि और कहाँ पे आपको इस तरह से रिकग्निशन मिला है? जी, देखिए, अवार्ड का सिलसिला तो बड़ा लंबा है, अगर हम चर्चा करें तो मैं शुरुआत मैंने गांव से की। गांव पे मैंने स्वच्छता को लेकर काम किया, फिर मैं उसको ब्लॉक पे ले गया, डिस्ट्रिक्ट पे ले गया, संभाग पे गया, राज्य पे भी मुझे मुख्यमंत्री जी द्वारा पुरस्कार मिला है, राज्यपाल द्वारा मिला है, नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से मुझे मिला है, ऐसी कई संस्था के माध्यम से मुझे अवार्ड मिले हैं। लेकिन ये जो पुरस्कार है राष्ट्रीय लेवल का, ये मेरे लिए एक बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं जानना चाहूँगा कि नेहरू युवा केंद्र में आपने किस किस तरह की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया, और किस तरह से उसमें आपको ग्रूमिंग मिली? एक वास्तव में नेहरू युवा केंद्र की अगर हम बात करें तो शुरुआत से उनके बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो साल में होते रहते हैं। एक यूथ का जो है लगातार कार्यक्रम, जैसे खेलों को लेके वो प्रेरित करते रहते हैं। केंद्र सरकार की कोई भी नई योजना है उसको लेके NIC कैंप मुझे बड़ा अच्छा लगा, जिसके माध्यम से हम नेहरू युवा केंद्र जो युवाओं को भेजता है, खासतौर पर वो युवा रहते हैं जो फील्ड से हट जाते हैं, जो जिनकी शिक्षा छूट गई है, वो नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से जोड़ते हैं। उनको फिर NIC कैंप में दूसरे राज्यों में भेजा जाता है। मैंने देखा मेरे साथ में कई लोग आए थे सिक्किम से, मणिपुर से,
अच्छा, तो वो अच्छा। बताते थे कि भाई हम पहली बार ट्रेन में सफ़र किया हमने, वाह। पहली बार हम यहाँ आए, हमारे इसमें ट्राइबल एक्सचेंज होता है, ट्राइबल्स जो रहते हैं, जो सीआरपीएफ जो हमारी फोर्स है उसके आसपास जो रहते हैं, नक्सली क्षेत्र रहते हैं, उनको कैसे मुख्य धारा में जोड़ा जाए। वाह। वो हमारे मध्य प्रदेश भोपाल में कश्मीर का यूथ एक्सचेंज हुआ था, वहाँ के लोग यहाँ आके रहे, यहाँ के कल्चर के बारे में जानकारी ली उन्होंने, और जो ट्राइबल्स हैं उनको बुलाते हैं। तो ऐसे लगातार युवाओं के व्यक्तित्व विकास में उनको कौशल को कैसे बेहतर करें, इसको लेकर लगातार नेहरू युवा केंद्र काम करता है। बहुत अच्छा काम हो रहा है हमारे अपने शहर भोपाल में ही, और यकीनन जो भी युवा चाहे ज़रूर आके इस बारे में पता कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं नेहरू युवा केंद्र से। और आपसे अगर मैं पर्सनली पूछूं शिवम, आपके क्या कोई इंस्पिरेशन है, कोई आपके प्रेरणा स्रोत हैं जिनसे आप सीखते हैं, आप जिनके जैसा बनने को एस्पायर करते हैं? देखिए, मैं तो कहूँगा कि हर वो व्यक्ति मेरे लिए इंस्पिरेशन है जो समाज के लिए कार्य कर रहा है जी। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो जी। चाहे वो रोड पर बैठा हुआ भिखारी क्यों ना हो जी। वो भी हमको हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल। अगर हम चाहें तो हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, बशर्ते हम उसकी अच्छाई को देखें। जी। तो मेरे लिए तो इंस्पिरेशन मेरी फैमिली है, वो मेरे लिए सपोर्ट करती है, और तमाम ऐसे लोग हैं, गुरुजन हैं मेरे, जो मुझे सहयोग कर रहे हैं, वो सभी लोग हैं, और वो हर एक व्यक्ति मेरे लिए इंस्पिरेशन है जो समाज के लिए बेहतर कार्य कर रहा है। क्या बात है। तो इतना सब करने के बाद आपको आपके खुद के गोल्स के लिए, अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस के लिए आपको टाइम मिल पाता है, आपको वक्त मिल पाता है इतना सब करने के बावजूद? बिल्कुल मिलता है सर। जैसे कि हम बात कर रहे थे मोरल एजुकेशन की, ये मोरल एजुकेशन कोई पढ़ने की चीज़ नहीं है, ये फील करने की चीज़ है। जब आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति आपके बाजू में बैठा है, उसकी ज़रूरत है, तो आपके मन में आ जाती कि नहीं यार इसको प्यास लगी है, वो बार बार देख रहा है की तरफ, तो आपके मन में एक भाव आता है कि इसको कुछ पीने के लिए दे दें। कोई व्यक्ति देख रहे हैं कि हमारे दिव्यांग साथी हैं, वो उनको कहीं जाना है, वो नहीं जा पा रहे हैं, तो उनकी मदद, तो मन से चीज़ें आती हैं, ये चीज़ें फील की होती हैं जी। मोरल साइंस जो है पढ़ाने से नहीं आता, ये व्यक्ति को संस्कार शुरू से दिए जाते हैं, वो संस्कार ही उसके जो है रहते हैं। और बिल्कुल जैसा आपने कहा कि छोटी छोटी कोशिशें भी काउंट करती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ बहुत बड़ा ही कर रहे हैं वही ज़रूरी है, आप छोटी छोटी कोशिशों से शुरुआत कर सकते हैं। और आप जैसे खुद अभी आप स्टडीज़ भी अपनी कर रहे हैं, आपके खुद के क्या फ्यूचर गोल्स हैं, भले ही सोशल वर्क की बात हो, और आपके पर्सनल गोल्स क्या हैं आगे? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि अभी 2 क्षेत्रों को लेके मुझे काम करना है। जैसे कि पहला हुआ कि शिक्षा, हम देखते हैं कि ग्रामीण स्तर पर शासकीय स्कूलों में अभी भी वो सुविधाएं नहीं हैं। बच्चा क्यों प्राइवेट स्कूल की ओर जा रहा है? तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं कुछ कर सकूं कि बच्चे, देखिए अब डिजिटलाइजेशन की बात चल रही है, बच्चे ऑनलाइन चीज़ें पढ़ रहे हैं आज के समय में, आप देखेंगे प्राइवेट स्कूलों में। तो जो शासकीय स्कूल हैं उसमें और कैसे बेहतर कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं ना कि बच्चे कोई भी चीज़ जो देखते हैं वो लंबे समय तक उनको याद रहती है जी। अगर वो लिखेंगे और देखेंगे लिखा हुआ जी, तो वो ज़्यादा याद रहता है। तो वो जो प्रोजेक्टर जैसी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हमारे ग्रामीण स्तर पर पहुँचे, युवाओं को मिले, ये एक मैं मानता हूँ कि इसको लेके मुझे काम करना है। दूसरा है स्वास्थ्य में भी हम देखते हैं कि प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट हैं वो बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन उनकी अपेक्षा में शासकीय इंस्टीट्यूटों में अभी उतनी सुविधाएं नहीं हैं। तो उसको कैसे बेहतर हम जन सहयोग से कर सकते हैं जी, कि भाई ये चीज़ें हैं कि अब कोविड में हमने देखा कि ऑक्सीजन नहीं था जी, लेकिन जो हमारे उद्योगपति थे या कोई थे तो उन्होंने सेल्फ से आके लोगों को डोनेट किया जी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इतनी बड़ी मात्रा में नहीं बन सकते थे उस टाइम पे, लेकिन लोग डोनेट करते थे लाके कि भाई ये ले लीजिए, हमारा ले लीजिए, ऑक्सीजन यहाँ से ले रहे हैं, वहाँ से ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ें लोग कर सकते हैं, इसको लेके मेरा मानना है। हमारे आसपास की ही प्रॉब्लम्स जो है उन्हीं को हम अगर देखें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। और हमारी शुभेच्छा है, हमारी दुआ है कि आपकी जितने भी फ्यूचर गोल्स हैं आप सब में सफलता आपको प्राप्त हो। और यकीनन आप एक इंस्पिरेशन है हमारे यूथ के लिए कि किस तरह से सिर्फ कुछ कोशिशें करके आप शुरू कर सकते हैं और एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आप किसी की ज़िंदगी में ला सकते हैं, किसी की ज़िंदगी भी बचाई जा सकती है बस कुछ कोशिशों के कारण। आज आपने वक्त निकाला, हमसे अपनी जर्नी शेयर करी। शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी को धन्यवाद। और हम यही दुआ करेंगे कि आगे इसी तरह से आप अपना काम करते रहें। और जाते जाते कुछ क्या आप युवाओं के लिए संदेश देना चाहेंगे आखिर? बिल्कुल कहना चाहूँगा, युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि आप ज़रूरी नहीं है कि
आप जैसे कि हमारी बात हुई बड़ा ही गोल हो, आप छोटे स्तर पर किसी की मदद कर सकते हैं। आप किसी अपने गांव में कोई बुजुर्ग होगा जो उसको खाने की दिक्कत होगी, उसको पहनने की दिक्कत होगी, अभी ठंड का समय चल रहा है, कोई हमारा ग्रामीण बैठा होगा जिसके पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं होगा जी। तो आप क्यों बाहर जा रहे हैं कि भाई हम समाज सेवा में क्या करना है? आप अपने गांव में जाके देखिए ना, उस व्यक्ति को क्या हो सकता है मदद, वो आप करिए, छोटे छोटे प्रयास करिए। जरूरी नहीं है कि आप शुरुआत से ही बड़ा करें। तो जो छोटा छोटा जब आप करेंगे तो एकदम से, कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ये प्रयास आप करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपका जो भविष्य भी उज्जवल होगा और आपके प्रयास भी सार्थक होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शिवम आपका। तो दोस्तों, ये थे शिवम मिश्रा जी। यकीनन ये हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है और हमारी कोशिश यही है कि ऐसे एग्जाम्पल्स को हम बुलाएं और आपसे मिलवाएं, ताकि ऐसे सोसाइटी में हमें और एग्जाम्पल्स होपफुली देखने को मिलें। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी युवा सितारे से। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त अक्षय द्विवेदी को।